हम्म। जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो किसी के भी मन की बात बिना कहे ही समझ लेता है। हम्म। मतलब जो भावनाओं को इतनी गहराई से पढ़ सकता है हम्म। कि सामने वाले को लगे जैसे कोई उसके अंदर झांक रहा हो। बिल्कुल। लेकिन फिर अचानक वही इंसान एक ऐसा कड़वा सच बोल देता है जो जो सीधे दिल पर जाकर लगता है और शायद सामने वाले की आंखों में आंसू भी ला दे। सही बात है। और ये कोई विलन नहीं है। एग्जैक्टली ये कोई विलन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सच को मतलब किसी भी रिश्ते या भावना से ऊपर रखता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि देखिए भौतिक दुनिया में चीजें बहुत ही स्पष्ट होती हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य को ही ले लें। अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे में एक सफेद टेढ़ी लाइन दिख जाएगी। डॉक्टर बस इशारा करके कह देगा कि हाँ, समस्या यहाँ है। सब कुछ बाइनरी है, या तो हाँ या फिर ना। लेकिन जब हम ज्योतिष और इंसानी दिमाग की गहराइयों में कदम रखते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल बंद कर देती है। हम एक ऐसे परिदृश्य में दाखिल होते हैं जो रहस्यमय है, धुंधला है और पूरी तरह से इंसानी स्वभाव की जटिलताओं से भरा है। हमारे पास आज नोट्स, ज्योतिषीय रिपोर्ट, पौराणिक कथाओं का विश्लेषण और 2026 की भविष्यवाणियों का एक बहुत बड़ा ढेर है। बहुत सारा डेटा है आज। हाँ, और आज का हमारा मिशन है उस राशि के रहस्यों को खोलना जिसे द इटर्नल वॉन्डरर या शाश्वत अन्वेषक कहा जाता है, मतलब धनु राशि। धनु राशि। हमें ये समझना है कि क्यों ये अग्नि तत्व वाली राशि एक ही समय में राशि चक्र की सबसे आशावादी और सबसे कड़वा सच बोलने वाली राशि मानी जाती है। ये वास्तव में मानव मनोविज्ञान और कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडी ऊर्जा का एक बहुत ही शानदार अध्ययन है। मतलब धनु राशि केवल एक चिन्ह नहीं है, ये एक पूरी दार्शनिक यात्रा है जो बेसिक से शुरू होकर उच्चतम चेतना तक जाती है। तो चलिए इस यात्रा के डीएनए को डिकोड करना शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले हमारी नजर इसके रहस्यमयी इतिहास और इसके बुनियादी ढांचे पर जाती है। जो डेटा हमारे सामने है वो बताता है कि यह राशि चक्र की 9वीं राशि है। इसका तत्व अग्नि है और स्वभाव द्विस्वभाव है, मतलब म्यूटेबल है। सही। साथ ही इसमें यह भी जिक्र है कि कालपुरुष के शरीर में ये जांघों का प्रतिनिधित्व करती है। अब इस कालपुरुष वाले हिस्से को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि हर किसी ने शायद ये टर्म पहले ना सुना। जरूर। देखिए, वैदिक ज्योतिष में पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल मानव शरीर के रूप में कल्पना की गई है और इसे ही कालपुरुष कहते हैं। अच्छा। तो मेष राशि सिर है और उसी क्रम में नीचे आते हुए धनु राशि हमारी जांघों की जगह लेती है। जांघें। अब जांघें हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमें खड़े रहने की ताकत देती है, आगे बढ़ने की, दौड़ने की और सबसे जरूरी लंबी यात्राएं करने की शक्ति देती है। इसीलिए धनु राशि का मूल स्वभाव ही गति और अन्वेषण है। ये मतलब एक जगह रुकने के लिए नहीं बनी है। वाह, ये गति वाली बात उनकी पौराणिक कथाओं में भी बहुत साफ दिखती है। हाँ। मतलब अगर हम ग्रीक पौराणिक कथाओं को देखें तो धनु राशि को सेंटोर के रूप में दर्शाया गया है। हाँ, सेंटोर। एक ऐसा प्राणी जिसका निचला हिस्सा घोड़े का है और ऊपरी हिस्सा इंसान का। लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि इसमें भी 2 अलग-अलग कहानियां हैं। बिल्कुल, 2 बहुत अलग कहानियां। पहली कहानी चिरौन की है। चिरौन अन्य सेंटोर की तरह हिंसक, जंगली या शराब पीकर हंगामा करने वाला नहीं था। वो एक वैद्य था, एक संगीतकार था और अक्लीस जैसे महान योद्धाओं का गुरु था। उसने प्रोमेथियस को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया, जिसके बाद उसे वुंडेड हीलर यानी घायल रक्षक की उपाधि मिली। और दूसरी कहानी क्रोटस की है, जिसे कला से प्यार था और जिसने धनुष का आविष्कार किया था। सही कहा। लेकिन अगर हम वैदिक ज्योतिष की तरफ देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। वहां आधा घोड़ा और आधा इंसान नहीं है, वहां इसे केवल धनु कहा गया है, बिल्कुल राम या अर्जुन के धनुष की तरह, जो पूरी तरह से ब्रह्मांडीय धर्म और अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये दोनों ही दृष्टिकोण, चाहे ग्रीक हो या वैदिक, विपरीत दिखने के बावजूद एक ही मनोवैज्ञानिक विकास की कहानी कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पश्चिमी प्रतीकात्मक में घोड़े का निचला धड़ हमारी निचली प्रवृत्तियों, हमारी पार्श्विक इच्छाओं और सांसारिक भटकाव का प्रतीक है, जबकि मानव धड़ और उसका तना हुआ धनुष ये दर्शाता है कि कैसे इस राशि की पूरी ऊर्जा उन निचली प्रवृत्तियों को एक उच्च आध्यात्मिक खोज में बदलने में लगती है। मतलब बेस डिजास्ट को बदलना।
एग्जैक्टली। तीर हमेशा ऊपर आसमान की ओर इशारा कर रहा है, यानी चेतना के निरंतर विकास की ओर। अगर आज के आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो यह सेंटोर आज के उस वर्क हार्ड प्ले हार्ड कल्चर जैसा लगता अरे वाह, बहुत सही उपमा है ना? मतलब आधा जानवर वाला हिस्सा जो वीकेंड पर पूरी तरह आज़ादी और मौज मस्ती चाहता है, और आधा इंसान वाला हिस्सा जो सोमवार को ऑफिस में बैठकर दुनिया के सबसे गहरे दर्शन या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर बौद्धिक चर्चा करना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पश्चिमी कथाओं में उस जानवर वाले हिस्से पर इतना जोर क्यों है, जबकि वैदिक कथाओं में जानवर को हटाकर सिर्फ धनुष मतलब कर्म और धर्म पर ही फोकस क्यों किया गया? ये एक बहुत गहरा पॉइंट है, क्योंकि वैदिक विचारधारा हमेशा विकास के अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करती है। अच्छा। वैदिक दृष्टिकोण कहता है कि जब कोई धनु राशि के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है तो वह पशु प्रवृत्ति, वो सांसारिक भटकाव, वो सब पीछे छूट चुका होता है। वो बस एक शुरुआती चरण था। हाँ, जो बचता है वो है शुद्ध कर्म, अटूट अनुशासन और वो पारलौकिक लक्ष्य जिसे उस खींचे हुए धनुष से भेदना है। धनु राशि का अंतिम उद्देश्य यही है, अपनी उस कच्ची जंगली ऊर्जा को एक पवित्र और उच्च उद्देश्य में पूरी तरह से अपरिवर्तित कर देना। ठीक है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर हम इस राशि के कॉस्मिक डीएनए या इसकी ब्रह्मांडीय कोडिंग को देखें तो इसका शासक ग्रह बृहस्पति यानी गुरु है। देवताओं के गुरु। बृहस्पति को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लाभकारी ग्रह माना जाता है। ये भाग्य, विस्तार, प्रचुरता और ज्ञान का कारक है। यही वो ताकत है जो धनु राशि वालों को असीम आशावाद देती है। बिल्कुल, उनका ऑप्टिमिज्म कमाल का होता है। वे किसी भी मुश्किल में हों, उन्हें लगता है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस आशावाद के पीछे एक बहुत ही जटिल मशीनरी काम कर रही है। हमारे नोट्स के अनुसार धनु राशि के भीतर 3 बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र आते हैं, और यही नक्षत्र इस राशि की असली गहराई को परिभाषित करते हैं। धनु राशि 0 से 30 डिग्री तक फैली है और इस यात्रा की शुरुआत होती है मूल नक्षत्र से, जो 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। सही। मूल का अर्थ ही है जड़। इसका शासक ग्रह केतु है, जो मोक्ष और वैराग्य का ग्रह है, और इसकी देवी निरृति है, जिन्हें विनाश और क्षय की देवी माना जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक बंधी हुई जड़ों का एक गुच्छा है। एक मिनट। एक आशावादी और अविस्तार चाहने वाली राशि में विनाश की देवी का क्या काम? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है ना? है ना? यही तो विरोधाभास है। मूल नक्षत्र का काम है जीवन की जड़ों तक जाना और उन पुरानी सड़ी गली चीजों का विनाश करना जो हमारी सच्ची प्रगति को रोक रही हैं। विशेष रूप से हमारे झूठे अहंकार और हमारे भ्रमों का विनाश। निरृति वो विनाश लाती हैं जो नए निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। इसे सुनकर मुझे एक उपमा याद आ रही है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये किसी पुराने जर्जर हो चुके घर के रेनोवेशन मतलब नवीनीकरण जैसा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कोई भी एक पुरानी कमजोर नींव पर एक सुंदर नया महल नहीं बना सकता। एक नई, सच्ची और मजबूत दीवार खड़ी करने के लिए पहले उस पुरानी इमारत को हथौड़े से तोड़ना ही पड़ता है। एकदम सही। मूल नक्षत्र वही हथौड़ा है। बिना इस विनाश के कुछ भी नया और प्रामाणिक नहीं बन सकता। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो ये उपमा बिल्कुल सटीक है। लोग अक्सर ये सोचकर गलती कर बैठते हैं कि धनु राशि वाले केवल बेपरवाह घुमक्कड़ हैं जो बस मजे करना चाहते हैं। हाँ, एक स्टीरियोटाइप बन गया है। बिल्कुल। लेकिन मूल नक्षत्र साबित करता है कि वे सच की तलाश में किसी भी भ्रम को निर्दयता से नष्ट कर सकते हैं। वे ज्ञान का अंधा विस्तार नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि वो ज्ञान सत्य की ठोस जमीन पर टिका हो। और जब मूल नक्षत्र पुरानी इमारतों को तोड़कर जमीन साफ कर देता है, तब आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट्स तक रहता है। मैंने नोट्स में पढ़ा कि इसका शासक शुक्र है और देवी आपा यानी ब्रह्मांडीय जल है। बिल्कुल। पूर्वाषाढ़ा उस साफ की गई जमीन पर ब्रह्मांडीय जल की तरह नई जीवन ऊर्जा का संचार करता है। शुक्र इसे रचनात्मकता और एक अजेय ऊर्जा देता है। अजेय ऊर्जा? वाव। हाँ, ये नक्षत्र लोगों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हराया नहीं जा सकता। और फिर इस यात्रा का अंत होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ, जिसका शासक सूर्य है और देवता विश्वेदेव है। इसका प्रतीक हाथी का दांत है ना? सही कहा।
जो कि अंतिम विजय, अत्यंत धैर्य और एक बहुत ही उच्च स्तर के नैतिक नेतृत्व को दर्शाता है। ये लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली वो जीत है जो पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित है। तो ये केवल घूमने की आदत नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये भ्रम को तोड़ने से लेकर सत्य और धर्म की स्थापना तक की एक पूरी कॉस्मिक यात्रा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा और इन भारी भरकम ग्रहों के प्रभाव को एक धनु राशि वाले व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, तो यह एक दोधारी तलवार की तरह सामने आता है। बिल्कुल। हमारे पास जो डेटा है उसमें इनकी शक्तियों और कमजोरियों की एक लंबी लिस्ट है। ये अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, करुणामय होते हैं, पैदाइशी एक्सप्लोरर होते हैं, लेकिन इनकी कमजोरियां भी उतनी ही तीव्र हैं। हाँ, बहुत इंटेंस होती हैं। ये स्वभाव से बहुत बेचैन होते हैं। इन्हें प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट से बहुत डर लगता है। किसी भी तरह के भारी रूटीन को ये एक पिंजरा मानते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन्हें कमिटमेंट फोबिया होता है? नहीं, इसे सिर्फ कमिटमेंट फोबिया कहना बहुत सतही होगा। वे वास्तव में कमिटमेंट से नहीं डरते, वे अपनी बौद्धिक और व्यक्तिगत आजादी खोने से डरते हैं। अच्छा, आजादी खोने का डर। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी एक चीज या इंसान से खुद को पूरी तरह बांध लिया, तो दुनिया में जो बाकी अनंत ज्ञान और अनुभव मौजूद हैं, वे उनसे चूक जाएंगे। वे एक खुले आसमान के पक्षी हैं और कोई भी पिंजरा, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, उन्हें घुटन देता है। इसलिए ये अक्सर प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ नया और रोमांचक दिखता है ये उस ओर भाग पड़ते हैं। एग्जैक्टली। करियर की बात करें तो रिसर्च दिखाती है कि इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद है। मतलब ये किसी के अधीन रहकर काम नहीं कर सकते। ये बेहतरीन टीचर, वकील, पब्लिशर या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि इन्हें अपनी शर्तों पर काम करना होता है। और इसका कारण शायद वही बृहस्पति है जो उन्हें दुनिया को एक बड़े विजन के साथ देखने और उस विजन को ब्रॉडकास्ट करने की शक्ति देता है। पैसा कमाने में ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन डेटा कहता है कि ये यात्रा और विलासिता पर बिना सोचे समझे बहुत खर्च भी कर देते हैं, क्योंकि अनुभव इनके लिए बैंक बैलेंसेस ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, अनुभव ही उनकी असली संपत्ति है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे मैं समझना चाहता हूँ। पूछिए। स्रोतों में एक तरफ तो ये लिखा है कि ये भावनात्मक रूप से बहुत बुद्धिमान होते हैं, मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट। ये लोगों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। लेकिन दूसरी ही पंक्ति में लिखा है कि ये मुंहफट होते हैं, अत्यधिक स्पष्टवादी होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान लोगों के मनोविज्ञान को इतनी अच्छी तरह समझे, उसमें करुणा भी हो, लेकिन फिर भी वो अपने कड़वे सच से सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचा दे? क्या वे जानबूझकर ऐसा करते हैं? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ये सवाल है सत्य और भावनाओं के बीच टकराव का। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तिगत भावनाओं यानी जो छोटे स्तर की माइक्रो फीलिंग्स होती हैं, उससे कहीं ज्यादा सार्वभौमिक सत्य यानी बड़े स्तर के मैक्रो ट्रूथ को महत्व देते हैं। अच्छा, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। हाँ, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ऊंचा होता है, इसलिए वे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है। वे उस दर्द को समझते हैं। लेकिन उनका बृहस्पति से प्रेरित दार्शनिक स्वभाव उन्हें यह दृढ़ विश्वास दिलाता है कि सच को छिपाना या उसे मीठा बनाकर पेश करना एक तरह का धोखा है। मतलब उनके लिए सच न बोलना झूठ बोलने के बराबर है। बिल्कुल। वे क्रूर नहीं होना चाहते, उनका इरादा ठेस पहुंचाना नहीं होता। वे मानते हैं कि कड़वा सच एक पल का दर्द तो देगा, लेकिन लंबे समय में ये किसी भी झूठे भ्रम से बेहतर है। वे बस सामने वाले को उस भ्रम से आजाद करना चाहते हैं। बहुत गहरी बात है ये। और इसी बेबाक सच्चाई के कारण ही इनकी कंपैटिबिलिटी कुछ खास राशियों के साथ ही बन पाती है। अग्नि राशियां जैसे मेष और सिंह और वायु राशियां जैसे तुला और कुंभ इनके साथ बेहतरीन जोड़ी बनाती हैं। क्योंकि उनका स्वभाव मेल खाता है। हाँ, अग्नि राशियां इनके जुनून को समझती हैं और वायु राशियां इनकी बौद्धिक स्वतंत्रता का सम्मान करती हैं, और सबसे जरूरी, इनका कड़वा सच झेल सकती हैं। लेकिन पृथ्वी और जल राशियों के साथ इनकी स्थिति बिल्कुल उलट है। हाँ, क्योंकि पृथ्वी राशियां मतलब वृषभ, कन्या, मकर, ये सुरक्षा, रूटीन और स्थिरता चाहती हैं, जो कि धनु राशि के लिए पिंजरे जैसा है। और जल राशियां? जल राशियां जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन बहुत अधिक भावनात्मक होती हैं। वे गहराई और निरंतर जुड़ाव चाहती हैं। जब धनु राशि वाला अपना कड़वा सच बोलता है या अपनी स्पेस मांगता है, तो जल राशियां इसे एक व्यक्तिगत हमला या धोखे के रूप में ले लेती हैं। दोनों की भाषा ही बिल्कुल अलग है।
ये तो हुई उनकी पर्सनैलिटी की डिकोडिंग। अब हम इन सब थ्योरीज को 2026 के टाइमलाइन पे रखते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास 2026 का जो एस्ट्रोलॉजिकल डेटा है वो बताता है कि ये साल धनु राशि वालों के लिए एक रणनीतिक विकास यानी स्ट्रैटेजिक ग्रोथ का बहुत ही क्रिटिकल साल होने जा रहा है। बिल्कुल। हमारे पास कई महत्वपूर्ण तारीखें और गोचर हैं, लेकिन अगर हम उन सबको एक साथ देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी उभर कर आती है। शुरुआत होती है 13 फरवरी से, जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा। और मेष राशि धनु राशि वालों के लिए 5वां भाव है। हाँ, यानी रचनात्मकता, रोमांस और जुनून का क्षेत्र। और शनि वो ग्रह है जो एक सख्त हेडमास्टर की तरह काम करता है, जो अनुशासन और संरचना की मांग करता है। शनि कभी भी शॉर्टकट पसंद नहीं करता। वो 5वें भाव में आकर कहेगा कि अगर तुम्हें अपनी कला या अपने प्यार में गहराई चाहिए तो तुम्हें इसके लिए गंभीरता से काम करना होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 25 अप्रैल को। यूरेनस का गोचर। एग्जैक्टली। जब यूरेनस, जो कि क्रांति, विद्रोह और अचानक बदलाव का ग्रह है, वो मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मिथुन राशि धनु राशि वालों के लिए 7वां भाव है, जो पार्टनरशिप और रिश्तों का भाव है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह गोचर रिश्तों में अचानक बदलाव लाएगा और उन्हें अपरंपरागत आजादी की तीव्र आवश्यकता महसूस होगी। ये एक बहुत ही विस्फोटक संयोजन है। इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर मैं इन सभी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को एक तस्वीर में ढालने की कोशिश करूं, तो 2026 का ये साल बिल्कुल एक बहुत तेज स्पोर्ट्स कार चलाने जैसा लग रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तरफ 7वें भाव में बैठा यूरेनस है, जो पार्टनरशिप और आजादी के लिए लगातार पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा रहा है। उसे हर सीमा को तोड़कर बस भागना है। लेकिन दूसरी तरफ 5वें भाव में बैठा शनि है, जो रचनात्मकता और जुनून के क्षेत्र में बार बार ब्रेक लगा रहा है और कह रहा है कि रुको, नियमों का पालन करो, संरचना बनाओ। एक धनुराशि वाला व्यक्ति, जिसे जन्म से ही अपनी आजादी से इतना बेइंतहा प्यार है, वो 2026 में एक्सेलरेटर और ब्रेक के इस भारी विरोधाभास से कैसे बचेगा? अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। 2026 का पूरा साल वास्तव में इन दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाओं के बीच संतुलन तलाशने का ही मास्टर क्लास है। ये साल धनु राशि वालों को एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा असुविधाजनक पाठ पढ़ाएगा कि अनुशासन के भीतर ही असली आजादी छुपी है। वाओ, अनुशासन के भीतर आजादी। हाँ, आमतौर पे जब कोई नियम या इंसान उन्हें बांधने की कोशिश करता है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया भाग जाने की होती है। वो प्रोजेक्ट या रिश्ता अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन शनि की उपस्थिति ये सुनिश्चित करेगी कि इस बार वो भागे नहीं, बल्कि अपने जुनून को साधें। मतलब उन्हें फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। यूरेनस एक्सेलरेटर दबाएगा, वो नए और अपरंपरागत रिश्ते लाएगा, नए विचारों को जन्म देगा। लेकिन शनि ये तय करेगा कि वो गाड़ी सड़क से न उतरे और किसी पेड़ से न टकरा जाए। और इसी बीच 3 मार्च को कन्या राशि में एक चंद्र ग्रहण भी है, जो करियर और आय के क्षेत्र में बदलाव लाएगा। बिल्कुल। ग्रहण का काम होता है साफ सफाई करना। ये ग्रहण उनके जीवन से, या यूं कहें कि उनकी उस स्पोर्ट्स कार की डिग्गी से, उन पुरानी आदतों, विचारों और नौकरी के उन पहलुओं को निकाल फेंकेगा जो अब उनके विकास में काम नहीं आ रहे। ये सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद उनके शासक ग्रह बृहस्पति का बड़ा गोचर होने वाला है। नोट्स के अनुसार बृहस्पति जनवरी से जून तक मिथुन में रहेगा, फिर कर्क राशि में जाएगा जहां ये उच्च का होगा और आंतरिक उपचार करेगा। सही। और अंत में 30 जून के बाद से धीरे धीरे और 31 अक्टूबर तक पूरी तरह से सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जो उनके लिए नवा भाव है, यानी अध्यात्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा का द्वार। बृहस्पति का यह सफर बहुत मायने रखता है। कर्क राशि में ये उनके उन भावनात्मक घावों को भरेगा जो शायद उन्होंने अपनी भाग दौड़ में नजरअंदाज कर दिए थे। और जब ये सिंह राशि में जाएगा तो जीवन में असली प्रचुरता या अबंडेंस आएगी। 31 मई को धनु राशि में जो पूर्णिमा होगी वो उनके लिए एक व्यक्तिगत चरम यानी पर्सनल क्लाइमैक्स का समय होगा, जहां उन्हें अपनी मेहनत का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्या बात है। यह साल उन्हें सिखाएगा कि एक ही प्रोजेक्ट या एक ही रिश्ते पर लगातार टिके रहने से जो महारत मिलती है वो बिना किसी लक्ष्य के घूमने की आजादी से कई ज्यादा बड़ी आजादी देती है। तो इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि धनु राशि वाले ब्रह्मांड के वे दार्शनिक और घुमक्कड़ हैं जिनका काम केवल इधर-उधर भटकना नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका असली काम है उस अंतिम सत्य को खोजना, और उस सत्य तक पहुंचने के लिए अगर उन्हें पुराने भ्रमों,
पुरानी जड़ों और झूठे अहंकार को नष्ट भी करना पड़े तो वे पीछे नहीं हटते। सही कहा। वे अग्नि तत्व हैं, लेकिन उनकी ये आग किसी को जलाने या भस्म करने के लिए नहीं है, बल्कि वो अज्ञान के अंधेरे में रोशनी करने के लिए है। एकदम सही। उनका सफर ज्ञान का, प्रत्यक्ष अनुभव का और उस असीम आशावाद का सफर है जो ये मानता है कि हर रात के बाद सवेरा निश्चित है। वो दुनिया को एक खुली किताब की तरह देखते हैं जिसे बस पढ़ना बाकी है। लेकिन इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है, जिस पर शायद थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। अगर उस महान धनुर्धर का तीर हमेशा आसमान की तरफ, हमेशा ऊपर और आगे की ओर ही इशारा करता रहता है, अगर उसकी नजरें हमेशा बस अगले बड़े सच, अगली बड़ी यात्रा या अगले बड़े रोमांच की तलाश में ही लगी रहती हैं, तो क्या इस बात का बहुत बड़ा खतरा नहीं है कि वो उस खूबसूरती, उस सुकून और उस सच को देखने से हमेशा के लिए चूक जाए जो इस वक्त, इसी पल बिल्कुल ठीक उसके सामने मौजूद है?